So we'll start with electrostatics part 2 from today. Last lecture में हमने एक quick recap. We have quickly revised all the concept of 11th electrostatics. 11th electrostatics से सारे के सारे concept more or less यहाँ use होने वाले हैं. That is why we have revised that earlier. तो आज हम start करेंगे electrostatics का 12th का first topic, that is Gauss law. और Gauss law ये already 11th में इंट्रोड्यूस हुआ था, सिर्फ 12th में इसके एप्लीकेशंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है. नंबर वन, इफ आई आस्क यू, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस से प्लस क्यू, और हमको एक गिवन पॉइंट पे, देखो डिफरेंस है, यहाँ पे चार्ज है, वहाँ पे चार्ज नहीं है, वो सिर्फ पॉइंट है. तो एक गिवन पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस चार्ज से आर है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r? 1/4 pi epsilon 0 q by r square. ये 11th में आपने सीखा था, बट नाउ इन 12th वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्फीयर है एंड वी हैव चार्ज ऑन दिस स्फीयर. ये एक्सटेंडेड चार्ज है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है. जब चार्ज एक पॉइंट में नहीं होता लेकिन एक बड़े रीजन में होता है, उसको बोलते हो एक्सटेंडेड चार्जेस. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इस पूरे वायर पे चार्ज है. और अगर हमको इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अगेन वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट है. इन्फिनाइट क्यों? क्योंकि इसका एरिया इज इंफिनिटी. हमारे पास एक थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, और हमको इस इन्फिनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सम पॉइंट पी. अगेन यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करना देखा ही नहीं. राइट, 11th में आप सिर्फ फोकस करते हो पॉइंट चार्जेस पे. यहाँ पे आपका फोकस है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस, नंबर वन. और 11th में ही इफ यू रिमेंबर, और कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज करवाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी. एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो जब चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उस केस में क्या करते हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल. अगर एक सरफेस पे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया. तो गॉस लॉ के तीन एप्लीकेशन जो हमको देखने हैं, एक में यूज होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दो जगह पे यूज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज इज ऑन द सरफेस नॉट इनसाइड. राइट. तो गॉस लॉ हम कहाँ यूज करेंगे? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू extended charges. So Gauss law is used to find out electric field due to extended charges. Extended charges. तो इसका स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए. Do you remember what was the statement of Gauss law? क्या था स्टेटमेंट गॉस लॉ का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज, मतलब चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. तो अगर आप नोट्स देखते हो तो उसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ही दिया है गॉस लॉ का. क्या लिखा है देखो? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field through a closed surface is equal to net charge enclosed. Okay, so the flux of net electric field. अब ये net electric field क्यों यूज किया मैं समझाता हूँ, लेकिन पहले स्टेटमेंट समझ लो. the flux of net electric field through a closed surface,
is equal to charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. एक्चुअली epsilon बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, epsilon 0. epsilon 0 बोल रहे हो मतलब सराउंडिंग स्पेसिस, वैक्यूम और एयर. अब नेट क्यू बोला. सी द आइडिया हियर इज, सपोज मेरे पास एक चार्ज है +Q1, एक चार्ज है -Q2, एक चार्ज है -Q3, एक चार्ज है -Q4 और एक चार्ज है +Q5. तो आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे, और नेगेटिव का क्या होता है, टुवर्ड्स. तो सपोज मैं यहाँ पे एक एरिया इमेजिन करता हूँ, और ये एरिया इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब ये रियल एरिया नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस है, दिस इज इमेजिनरी सरफेस. तो गॉस लॉ में एक चीज याद रखना, फ्लक्स जो आप मेजर करते हो इट इज थ्रू इमेजिनरी सरफेस. तो जो गॉसियन सरफेस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इमेजिनरी, वो रियल नहीं है. रियल सरफेस क्या है भाई, जिसके ऊपर चार्ज है. फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके ऊपर चार्ज, तो वो रियल सरफेस है. लेकिन जो गॉस सरफेस है वो क्या है, इमेजिनरी. मुझे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू दिस सरफेस. अब यहाँ पे लिखा है द फ्लक्स ऑफ नेट, नेट क्यू, क्योंकि कुछ चार्जेस पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन होता है आउटवर्ड्स, और कुछ चार्जेस नेगेटिव है और नेगेटिव का होता है इनवर्ड्स. तो प्लस माइनस सब करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलोगे, नेट. इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया, नेट. तो फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने के पीछे रीजन ये था कि मे बी यू हैव सम चार्जेस पॉजिटिव एंड सम चार्जेस नेगेटिव, राइट. तो इसलिए इसको नेट बोला. तो फ्लक्स थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैथमेटिकली लिखोगे अगर, और कल बताया ही था मैंने, तो मैथमेटिकली इफ यू राइट डाउन, यू नो, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, राइट. और आप इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हो, क्लोज्ड सरफेस पे. तो जब जब क्लोज सरफेस हो तो इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एस, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ओवर क्लोज्ड सरफेस एस. तो टोटल फ्लक्स is integration over closed surface E bar dot ds bar. This is equal to charge enclosed upon epsilon 0. यहाँ तक क्लियर. यह उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और ये हमने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया है. तो वी विल नॉट डिराइव दिस अगेन, हमको ऑलरेडी पता है, ये 11th में डिराइव किया है. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. 12th स्टैंडर्ड में इसके सिर्फ है एप्लीकेशंस. तो दैट इज व्हाई we have to start with revising what is Gauss law. Very simple. The flux of net electric field through a closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon 0. Applications of Gauss law. तो हमको सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell और hollow sphere. तो what we have is, हमारे पास एक uniformly charged hollow sphere है. What is the meaning of uniformly charged? हाँ, what is the meaning of uniform charge? Charges uniformly distributed. मतलब क्या होता है? You're right, charge is uniformly distributed, मतलब uniformly charged. वही तो मैंने पूछा, what is uniformly charged? हर पॉइंट पे कि हर पोर्शन में. तो हमारे पास अगर एक रीजन है, एक एरिया है,
उस एरिया के हर एक रीजन में, हर एक पोर्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो उसको बोलोगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो रिमेंबर दिस, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जब तक ये ओपन हो। यू हैव अ बिग स्फीयर, फॉर एग्जांपल उस स्फीयर का टोटल एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, और मैंने उस पूरे स्फीयर के 200 पीसेस कर लिए, 200, राइट। और हर एक पीस में अगर इक्वल चार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि व्हेन यू हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इन इक्वल एरियाज, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ओके, तो याद रखना ये काम में आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज, आगे भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमारे पास गॉस लॉ के जितने भी एग्जांपल हमको लेने हैं, एप्लीकेशन लेने हैं, सारे के सारे किसके लिए है? यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए। पहले केस में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, दूसरे केस में यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट वायर, है ना? देखो नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ो पढ़ो। व्हाट इज एप्लीकेशन नंबर 2? क्या लिखा है एप्लीकेशन नंबर 2 में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलो ठीक है। तो व्हाट यू हैव इज दिस, हमारे पास एक स्फीयर है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसके ऊपर लेट अस से यू हैव पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज याद रखना, गॉस लॉ को अप्लाई करते वक्त बाय डिफॉल्ट हम कुछ नोटेशन यूज करते हैं, जैसे कि ये जो कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज है उसका रेडियस हमेशा लेते हैं कैपिटल आर। तो वी ऑलवेज टेक रेडियस एज कैपिटल आर। जिस कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा, यहाँ पे स्पीयर है तो इसके लिए मैंने स्पीयर ड्रॉ किया। अगर वायर होगा तो वायर का रेडियस भी लेंगे कैपिटल आर, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल हॉलो स्फीयर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेट अस से एट सम पॉइंट पी। यहाँ पे एक पॉइंट है पी जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और गॉस लॉ अप्लाई करना है तो देखो, गॉस लॉ के बेसिक स्टेटमेंट में ही था, चार्ज एनक्लोज, मतलब चार्ज को आपको एनक्लोज करना पड़ेगा। अभी ये चार्ज एनक्लोज है क्या? नहीं, ये ओपन है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हो गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हो? और गॉसियन सरफेस का शेप वही होता है जो कंडक्टर का शेप है। कंडक्टर का शेप क्या है? स्फेरिकल। तो गॉसियन सरफेस का क्या है? स्फेरिकल। और इस केस में ये जो गॉसियन सरफेस है, इट इज कॉन्सेंट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक? सेम सेंटर। तो इट इज कॉन्सेंट्रिक विद द कंडक्टर। तो जो कंडक्टर का सेंटर है वही गॉसियन सरफेस का सेंटर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ अप्लाई करना है अगर, तो गॉस लॉ अगर आपको अप्लाई करना है तो नेसेसरी कंडीशन इज कि आपको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। और चार्ज को एनक्लोज करने के लिए आप एक सरफेस को इमेजिन करोगे, उस सरफेस का शेप वही होगा जो कंडक्टर का शेप है। हमारे पास पहले केस में कंडक्टर का शेप था हॉलो स्फीयर, तो हमने गॉसियन सरफेस का शेप भी ले लिया स्फीयर, स्फेरिकल, राइट। कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज है उसका रेडियस डिनोट करते हो कैपिटल आर से, और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस डिनोट करते हो स्मॉल आर से। तो दिस इज इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और क्योंकि इस केस में गॉसियन सरफेस का शेप स्फीयर है तो इसको बोलते हैं गॉसियन स्फीयर, राइट। तो स्टेप नंबर 1, ऑलवेज ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड द कंडक्टर जो चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज करेगा। स्टेप नंबर 2, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के सराउंडिंग में एक स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करो। तो इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे, इसको बोल देंगे ds। करेक्ट? ज्यादा क्लियर? पॉइंट नंबर 3, इस पूरे गॉसियन स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। Q/R पर लिखते हो ना। तो मैं ये एरिया एलिमेंट
यहाँ पे लूं या कहीं पे भी लूं, इवन इफ आई टेक इट समवेयर एल्स, अगर मैं एरिया एलिमेंट को किसी और जगह पे भी लेता हूं, तो इस एरिया एलिमेंट के लिए या इस एरिया एलिमेंट के लिए दोनों के लिए चार्ज क्या है, सेम है, और दोनों का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, सेम है. दैट इज वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस गॉसियन स्फीयर इज सेम. और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अवे, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स. इसके लिए कल हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा था. क्लियर यहां तक? तो अब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड्स. तो रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, क्योंकि मैंने कल ही बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट, राइट. तो हमको, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिफाइन करते हैं तो एरिया को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो एरिया को क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन. कैसे देते हो, बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर. तो अगर मैं डीएस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो वो डीएस का डायरेक्शन और ई बार का डायरेक्शन आता है सेम. स्टेप नंबर 4, ये सब होने के बाद पहले जो स्मॉल एरिया एलिमेंट था डीएस, उसका आप फ्लक्स फाइंड कर लो. तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डीएस का. बट इफ यू रिमेंबर, ये आएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0, क्योंकि थीटा इज 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का एंगल क्या है, सेम, डायरेक्शन इज सेम, मतलब एंगल इज 0. तो ये आ जाएगा ई डी एस, राइट. देन हमको फाइंड करना है, अब देखो ऐसी बात है, हमने यहाँ पे टेम्पररीली जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, उसी पॉइंट के सराउंडिंग में एरिया एलिमेंट लिया. लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ यहीं से पास करेगा. वो तो हर डायरेक्शन से पास करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल पास फ्रॉम ऑल सच स्मॉल एरिया एलिमेंट. तो जैसे आपने एक एरिया एलिमेंट वहां लिया, आप ऐसे ही एरिया एलिमेंट बाकी जगह पे भी ले सकते हो. यू कैन टेक एरिया एलिमेंट हियर ऑल्सो, यू कैन टेक एरिया एलिमेंट समवेयर, कहीं और भी ले सकते हो. तो हर जगह पे एट एवरी पॉइंट, एट एवरी एरिया एलिमेंट सेम चीज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार इज 0. और वैसे भी बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेट. मतलब ये छोटे 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 एरिया एलिमेंट जो है, इन सबका फ्लक्स देखना पड़ेगा. तो इन सबका फ्लक्स देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, क्योंकि जो पूरा सरफेस है गॉसियन, इसको मैंने क्या नाम देके रखा है, एस. तो दिस इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, क्योंकि ई बार डॉट डी एस बार क्या है आपके पास, ए डी एस. एंड अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, लिमिट्स के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे. क्यों, मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ गॉसियन स्फीयर इज सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस एंड चार्ज. तो ये एरिया एलिमेंट मैंने अगर कहीं पे भी लिया होता, तो चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हो जाएगा बाहर, राइट. ये ds इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, इंटीग्रेशन ds, मतलब किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसको कर रहे हो. मतलब एक एलिमेंट यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा. तो पूरे के पूरे स्फीयर पे ऐसे एलिमेंट होंगे, और इन सबको अगर आप ऐड करते गए तो क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. पहली बार थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू इमेजिन, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्फीयर था, मैंने उस बहुत बड़े स्फीयर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. मैं पहले सिर्फ एक पीस पे फोकस कर रहा था,
अब मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर दे तो वापस से क्या बन गया, स्फीयर। तो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4πr²। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ई, ये तो समझ में आ जाता है कि इंटीग्रेशन डीएस इज कंप्लीट स्फीयर, लिखते वक्त लिख देते हो 4πR²। सही है क्या? नहीं, क्योंकि फ्लक्स कंडक्टर से पास हो रहा है कि फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। तो रेडियस गॉसियन सरफेस का लोगे कि कंडक्टर का लोगे? तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या था, राइट? ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस। देन अगर आपको गॉस लॉ याद होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। उसमें से हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया है, बचा क्या है, राइट हैंड साइड। मतलब क्या बचा है, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड। So how will you find out what is charge enclosed? What is charge enclosed? What is charge enclosed? A total charge. What is total charge? Q. तो चार्ज enclosed इक्वल टू Q। लेकिन अगर आपको याद होगा ये चार्ज सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन किया था, Q बाय A। तो व्हाट इज Q, सिग्मा A। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा A। लेकिन कौन सा A, किसका A, गॉसियन सरफेस का कि कंडक्टर का, गॉसियन का कि कंडक्टर का, किसका एरिया? मैं जानबूझ के आपको बोला ना, यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक बार का कंफ्यूजन है, उसके बाद नहीं होगा कभी, लाइफ में कभी नहीं होगा इसके बाद। तो मेरे को सिर्फ इतना बता दो, फ्लक्स गॉसियन सरफेस में से पास होता है कि कंडक्टर में से पास होता है? तो फ्लक्स में एरिया गॉसियन सरफेस का लिया कि कंडक्टर का लिया? वेरी गुड। चार्ज ये गॉसियन सरफेस पे है कि कंडक्टर पे है? तो यहाँ पे एरिया कंडक्टर का लोगे कि गॉसियन सरफेस का लोगे? हाँ तो बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ कंडक्टर, 4πR²। तो वंस एंड फॉर ऑल कंफ्यूजन खत्म कर देना, नहीं तो 12th खत्म होने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है। जिस पे चार्ज है उसका एरिया, जहां से फ्लक्स पास हो रहा है उसका एरिया, सिंपल। इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है और जो फ्लक्स है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 व्हाट यू विल हैव इज, क्या था, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। लेकिन इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार क्या आया, ई 4πR² इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, वो कितना आया, सिग्मा 4πR² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो 4π कैंसल। So you will have from here E equal to sigma R² upon epsilon 0 R². This is the electric field due to a charge conducting spherical shell या फिर hollow sphere at a point outside the conductor। क्योंकि ये P पॉइंट जहां पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया वो आउटसाइड था कि इनसाइड था कि सरफेस पे था, आउटसाइड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने ऑब्टेन किया, दिस इज फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड। अब इमेजिन मुझे सरफेस पे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था P पॉइंट पे, P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो आपने P पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लिया, स्फीयर। अगर आपको पूछा है कि सरफेस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ क्या ड्रॉ करोगे, स्फीयर, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, स्पेशल केस नंबर 1। मैं वापस बताऊंगा, वापस रिपीट करेंगे हम लोग, लेकिन पहले पूरा समझ लो फिर धीरे धीरे जाएंगे वापस। अगर अब आपको पूछा हो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टर, 0। क्यों 0? क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ था, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, अंदर चार्ज है ही नहीं, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर में अंदर मीडियम होता नहीं है,
तो पूरा चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे। तो अंदर चार्ज है क्या, नहीं। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, 0। क्योंकि अगर मुझे पूछा है कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या लूंगा मैं, स्मॉल आर, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे चार्ज है नहीं, तो अगर चार्ज नहीं है तो गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन, लेकिन चार्ज एनक्लोज कितना है, 0। अब ये सॉल्व कर भी लोगे तुम, तो ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू 0, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is always 0 because there is no charge inside, all the charge is on the surface. तो गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन में क्या करना है हमको, what is supposed to find out is electric field due to uniformly charged spherical shell और hollow sphere। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे एंड वन बाय वन देखेंगे हाउ टू राइट इट डाउन। तो व्हाट आई डोंट वांट फ्रॉम योर साइड इज 12th में रटना बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज एंड राइट, जो समझा है वो लिखना है। अब क्या क्या समझा है, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का। इसका रेडियस कितना है, आर। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। कंसीडर a charged conducting hollow sphere of radius, कितना रेडियस लिया था, कैपिटल आर, सेंटर्ड एट पॉइंट ओ, centered at point O. Let sigma, क्या था सिग्मा, be the surface charge density, surface charge density। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर 100%, गुड। फिर हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, पी पॉइंट पे। उस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल आर, राइट। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी at distance r, small r in this case, from center O, we imagine, गॉस लॉ अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए क्या इमेजिन करोगे, तो वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। इस केस में गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा, spherical. So we imagine a Gaussian surface in the form of concentric, क्योंकि सेंटर सेम चाहिए दोनों का, concentric sphere of radius small r, यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर। Then we know that, बताना पड़ेगा ना कि मुझे गॉस लॉ पता है। हाँ, तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1, गुड। देन उसके बाद क्या किया था हमने, हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके सराउंडिंग में एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, डी एस। Imagine an area element of area ds surrounding point P. Then the magnitude of electric field
magnitude of electric field at all points of Gaussian sphere is same. Magnitude क्या था? Same. Gaussian sphere is same. Let E be the magnitude of field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम भी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? E. क्लियर यहां तक? पक्का पक्का. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली आउटवर्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड is directed radially outwards. Is directed radially outwards. Is that clear? Then, therefore, integration E bar dot ds bar is equal to integration E ds cos theta. मैं थोड़ी शॉर्टकट्स मार रहा हूं. मैं पहले बोल सकता था therefore flux through small surface ds is equal to d phi equal to E bar dot ds bar. लेकिन जब टोटल फ्लक्स डायरेक्टली मिल सकता है तो आई विल नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप्स. डायरेक्टली फाइंड कर लो. बट व्हाट इज द एंगल हियर? एंगल कितना है? 0. Q since E bar and ds bar have same direction. Okay, have same direction. Therefore, integration E bar dot ds bar equal to integration E ds. Cos थीटा की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि cos of 0 is 1. लिखना तो लिख दो cos 0. तो यह आ जाएगा आपके पास E बाहर निकाला. क्यों बाहर निकाला? कांस्टेंट है ds. cos 0 is 1. What is integration ds? 4 pi. कौन सा r? Small r. 4 pi r square. Therefore, integration E bar dot ds bar equal to 4 pi r square into E. इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया. अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करो. राइट. बट वी नो दैट what do you know is sigma equal to charge by area. So charge equal to sigma into area. What is area of conductor? 4 pi capital R square. और ये चार्ज क्या है? ये चार्ज enclosed है. This is charge enclosed sigma into 4 pi R square. इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन नंबर 1 में. तो therefore from equation number 1, 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड था इंटीग्रेशन E bar dot ds bar, वो आया E into 4 pi small r square. चार्ज एंक्लोज हमारे पास आया सिग्मा 4 pi कैपिटल R square अपॉन एप्सिलॉन 0. 4 pi कैंसल. तो therefore इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा R square अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r square. ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल. अब इसके दो स्पेशल केसेस थे. स्पेशल केस नंबर 1 ऑन द सरफेस. तो स्पेशल केस नंबर 1 ऑन द सरफेस, दैट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. क्योंकि जब आप ऑन द सरफेस बोलोगे, इट्स वेरी सिंपल थिंग. सपोज हमारे पास ये एक चार्ज कंडक्टर है और चार्ज कंडक्टर का रेडियस कितना लेते हैं हम लोग? कैपिटल R. जहां पे चार्ज हो उस कंडक्टर का रेडियस लेते हैं कैपिटल R. नाउ इमेजिन हमको सरफेस पे ही फाइंड करना है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस भी कितना होगा? कैपिटल R. मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. तो दैट इज वाई स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. क्योंकि सरफेस पे ही फाइंड करना है इसके लिए, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो व्हाट विल यू गेट? सिंपल.
तो E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल R स्क्वायर, तो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस of charge conductor is sigma upon epsilon zero. Special case number 2, inside. inside के लिए small r is less than capital R. तो तीन केसेस है, small r greater than capital R, sigma r square upon epsilon zero small r square, small r equal to capital R, sigma by epsilon zero, और small r less than capital R मतलब inside. So in this case electric field is zero because there is no charge inside the conductor. All the charge lies on the surface. ये था एप्लीकेशन नंबर 1. और एप्लीकेशन नंबर 1 में अगर आपने नोटिस किया होगा तो वी हैव यूज्ड सिग्मा. क्यों सिग्मा? क्योंकि चार्ज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस. एप्लीकेशन नंबर 2, व्हाट इज एप्लीकेशन नंबर 2? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू to infinitely long straight charged wire. So application number 2, electric field intensity due to infinitely long charged straight wire. चार्ज स्ट्रेट वायर और चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर एक ही बात है. तो इन दिस केस व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है और मैंने पहले ही बता दिया जिसके ऊपर चार्ज है उसका रेडियस बाय डिफॉल्ट किससे डिनोट करते हो? कैपिटल आर. ये हो गया एक्सिस ऑफ दैट वायर. If this is axis of the wire, this distance, your distance is capital R. ये आ गया आपके पास कैपिटल R. हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? एट सम पॉइंट, लेट अस से एट दिस पॉइंट P. और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उसका डिस्टेंस एक्सिस से डिनोट करोगे स्मॉल r. तो दिस इज स्मॉल r. इसके बाद अगर आपको याद होगा गॉस लॉ अप्लाई करना है तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज. चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कौन सा सरफेस ड्रॉ करते हो? गॉसियन सरफेस का शेप वही होता है जो कंडक्टर का शेप होता है. कंडक्टर का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल. तो गॉसियन सरफेस का शेप क्या आएगा? लेकिन एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है और मैं इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर इन्फिनिटली लॉन्ग ले नहीं सकता. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली एक ऐसा गॉसियन सिलेंडर लेंगे जो फाइनाइट लेंथ का है. तो इट इज नॉट इन्फिनाइट लेंथ सिलेंडर. तो हमने यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ का गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सिलेंडर ले लिया और इसका लेंथ है L. तो लेट अस टेक द लेंथ एज L. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या किया था? तो प्रोसेस सेम है. इसलिए मैंने बोला गॉस लॉ के एप्लीकेशन में तुमको एक समझा है तो सब समझा है. लिखने का तरीका भी सेम रहेगा. इसके बाद क्या किया था तुमने? जहां पे आपको, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के सराउंडिंग में क्या इमेजिन किया था? एरिया एलिमेंट. तो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे. और याद रखना ये वायर भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो what will be the direction of electric field due to this positively charged wire? Radially outwards. Very good. Good. तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड्स. और एरिया एलिमेंट ds का डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड्स. मतलब E बार और ds बार का डायरेक्शन क्या है? सेम. तो यही डायरेक्शन है E बार का और यही डायरेक्शन है ds बार का. क्लियर यहाँ तक?
इसके बाद फिर आप वही बोलते हो, वी नो दैट, व्हाट यू नो, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार is e ds cos of theta, but what is theta? 0. So therefore you have integration over closed surface e bar dot ds bar equal to e ds cos of 0 is 1. फिर स्टोरी वही, ये एरिया एलिमेंट यहाँ होता या यहाँ होता या यहाँ होता या यहाँ होता या नीचे कहीं होता, कहीं पे भी होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। और तो तुमने एरिया एलिमेंट कहीं पे भी लिया होता तो चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम होगी और डिस्टेंस भी सेम होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को आप कहाँ लिखते हो? इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ds। ये जो इंटीग्रेशन ds है इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। तो व्हाट इज, जैसे मैंने यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लिया, ऐसे तो मैं बहुत सारे एरिया एलिमेंट ले सकता था। और इंटीग्रेट करना मतलब इन सारे एरिया एलिमेंट को क्या करना? ऐड करना। तो ये गॉसियन सिलेंडर पे मैं ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट इमेजिन कर सकता हूँ। और अगर मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा का पूरा गॉसियन सिलेंडर। तो ये जो इंटीग्रेशन ds है, ये किसका एरिया है? गॉसियन सिलेंडर का। So what is the area of cylinder? Last bench. What is the area of cylinder? Last bench मतलब last bench. No one else will say in between. What is the area of cylinder? How do you find out area of cylinder? Surface area of cylinder. मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ। So do not tell me pi r square L. मैं बोल रहा हूँ surface area of cylinder. What is volume of cylinder? Pi r square into L. वॉल्यूम मतलब L रेस टू 3। तो जब वॉल्यूम फाइंड करना है ना, आप डिस्क कंसिडर करते हो, इसलिए बोलते हो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करते हो? L। लेकिन जब मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, मतलब मुझे अंदर का नहीं लेना है, सिर्फ सरफेस लेना है, तो क्या लेंगे? 2 पाई आर इंटू L। तो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर L। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक, ये जो इंटीग्रेशन ds है ये क्या आएगा? 2 पाई आर L। तो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू ई, और ये जो इंटीग्रेशन ds है ये गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सिलेंडर का सरफेस एरिया है। और व्हाट इज सरफेस? 2 पाई आर L। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करना है? अभी फाइंड करना है चार्ज एनक्लोज्ड वायर 1D होता है कि 2D होता है? 1D। इसका मतलब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन किया था? लैम्डा बाय एल। तो व्हाट इज क्यू हियर? लैम्डा इनटू एल। और यही क्यू क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड है, राइट? क्योंकि हमने लेंथ किसका कंसीडर किया? गॉसियन सरफेस का। इसलिए जो चार्ज एनक्लोज्ड आया, किसके अंदर एनक्लोज्ड आया? गॉसियन सरफेस। मैंने यहाँ पे से कैपिटल एल लिखा क्या? अगर कैपिटल एल लिखता तो फिर चार्ज एनक्लोज्ड बोल नहीं सकते। स्मॉल एल लिखने से क्या हुआ? स्मॉल एल किसका लेंथ था? गॉसियन सरफेस का। तो स्मॉल एल लेंथ के अंदर जो चार्ज है वो क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये क्या आ गया? चार्ज एनक्लोज्ड। इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या करते हो? इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 करो सब्स्टिट्यूट। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, वो क्या है आपका? ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन 0, बराबर? कैंसल एंड, तो ये मिल जाएगा आपको E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, और वो R शिफ्ट कर दो तो लैम्डा बाई R।
क्लियर। लेकिन नॉर्मली हमको वैल्यू पता होती है 1/4πε0, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लूंगा, तो 1/4πε0 2 लैम्डा बाई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टिंग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग वायर। लेकिन कहाँ पे? आउटसाइड। अगर आपको बोला हो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ वायर, तो गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करोगे? गॉसियन सरफेस सीधा यहीं ड्रॉ कर दोगे। कहाँ ड्रॉ कर दोगे? वायर के ऊपर। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या बन जाएगा? कैपिटल आर। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर इन दैट केस। तो यहाँ पे हुआ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई कैपिटल आर। स्पेशल केस नंबर 1, राइट? इनसाइड what is electric field inside? 0. Q, because all the charge is at the surface. So if you see, method is exactly same. तो लिखने का तरीका भी exactly same है। तो we will not put a lot of efforts in writing down, सिर्फ point by point। तो इसका मतलब गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन लिखते आता है तो बाकी भी आता है, कुछ भी नहीं है। कंसिडर अ चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इसकी जगह पे बोलोगे कंसिडर, क्या कंसिडर? कंसिडर an infinitely long, क्या? long charged straight wire or conductor, straight wire of radius कैपिटल R, राइट? उसके बाद सेम लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब नोट्स में थोड़ा सा सेंटेंसेस ऊपर नीचे, ग्रामर थोड़ा सा ग्रामर अलग, क्योंकि जब मैं नोट्स लिखने बैठा था तो तब मुझे जो प्रॉपर वे लगा मैंने तब लिख दिया। अब यहाँ पे जो ठीक लग रहा है वो लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा ही लिखो, वैसा नहीं होता है, वो 10वीं से पहले। इधर साइंस करेक्ट है ना, यू विल गेट मार्क्स। उसके बाद हमने क्या बोला था? बताओ क्या बोला था हमने? हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? P पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे? R, राइट? फ्रॉम एक्सिस। वहां पे सेंटर था, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सिस। तो हमने क्या इमेजिन करना चाहिए अब? गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो टू फाइंड electric field at point P at distance R from the axis of wire, of course wire is cylindrical, but from the axis of wire we imagine, क्या imagine करते हो? a Gaussian surface in the form of वहां पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था, सेम सेंटर था, यहाँ पे सेम एक्सिस है। देखा क्या आपने? नोटिस किया क्या? वायर का और गॉसियन सिलेंडर का एक्सिस सेम है। इसको क्या बोलते हैं? सेम सेंटर हो तो क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। सेम एक्सिस तो क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। तो वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर of radius small r, क्लियर? पूरा सेम है, सिर्फ सिलेंडर और स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? फिर इसके बाद क्या बोला था तुमने? वी नो दैट। तो वही सब वी नो दैट। तो ये तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। दिस इज एग्जैक्टली सेम। वी नो दैट। व्हाट डू यू नो इज, according to Gauss law, integration E bar dot ds bar is equal to charge enclosed by epsilon 0, राइट? उसके बाद हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या इमेजिन किया था? स्मॉल एरिया एलिमेंट सराउंडिंग पॉइंट P।
उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, राइट। पूरे के पूरे गॉसियन सिलेंडर पे सेम है, यहाँ पे गॉसियन स्क्वायर, वहां पे गॉसियन सिलेंडर, और हमने उस केस में मैग्नीट्यूड को मान लिया था कितना, ई, तो बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे, इट इज एग्जैक्टली द सेम। वी नो दैट इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन नंबर 1। Imagine an area element of area ds surrounding point P. The magnitude of electric field at all points of Gaussian cylinder is same. Let E be the magnitude. Electric field is directed radially outwards. सिर्फ यहाँ पे रेडियली वर्ड यूज नहीं होगा, क्यों, वहां पे एक पॉइंट से सारे के सारे बाहर की तरफ थे, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स नहीं बोलोगे, यहाँ बोलोगे आउटवर्ड्स, इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एट ऑल द पॉइंट। फिर उसके बाद तुमने क्या किया था, उसके बाद तुमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, देखो किया है क्या, इसके बाद किया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, यस, तो अभी भी कर लो, तो यहाँ पे भी वही करना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, बट थीटा इज 0, therefore you get integration e bar dot ds bar equal to e, क्योंकि कांस्टेंट है ds और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो e इंटीग्रेशन ds, पिछले केस में हमने गॉसियन सरफेस स्फीयर पे इन ds को इंटीग्रेट किया था, तो पूरा का पूरा क्या बन गया था, स्फीयर, तो क्या आया था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई आर एल, स्मॉल आर की कैपिटल आर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है, इस इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या फाइंड किया था, चार्ज एनक्लोज्ड, यहाँ पे भी वही करना है। ऑल्सो यू नो दैट चार्ज, अभी काम करते, यू नो दैट लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, therefore charge enclosed is equal to charge equal to lambda into length, equation number 3। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, इक्वेशन नंबर 1 में, कर लो फिर। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, लेकिन वो क्या आया ई इंटू 2 पाई आर एल। राइट हैंड साइड क्या था, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, लेकिन चार्ज एनक्लोज क्या आया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो ये एल और एल हो गया कैंसल, तो आपको यहां से मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा बाई आर। इसी को मैं लिख सकता हूँ E equal to 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r for small r greater than capital R। क्यों, क्योंकि you are finding out electric field outside। जैसे वहां पे दो स्पेशल केसेस थे, यहाँ पे भी दो स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस नंबर 1 सिंपल, कहाँ पे, ऑन द सरफेस, on the surface of wire in this case, मतलब small r equal to capital R, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface is equal to 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by capital R। स्पेशल केस नंबर 2 inside, inside मतलब small r is less than capital R, so in this case electric field inside is equal to 0, क्यों, because there is no charge, कहाँ पे, inside, यहाँ पे क्लियर। so now since you are saying कि it is clear, so what I will do is, ये जो दो टॉपिक है इसके दो एग्जांपल्स करेंगे पहले हम लोग सॉल्व, फिर उसके बाद जाएंगे आगे थर्ड एप्लीकेशन पे। जस्ट अ मिनट। तो एग्जाम्पल 8.1 का क्वेश्चन मैं यहाँ लगा दूंगा फाइल में। लॉन्ग स्ट्रेट वायर,
डन। तो एज अ अल्टरनेट मेथड क्या कर सकते थे, सिग्मा की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते। सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यू तो पता ही है 10⁻⁻⁶ कूलम, आर भी पता है 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 मीटर, 4 पाई की वैल्यू 12.5 होती है, वो सॉल्व कर लेते पहले तो भी चलता, फिर डायरेक्टली सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो दैट कैन आल्सो बी डन। आपके ऊपर है विच मेथड यू वांट टू यूज। तो हमने यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर्मूला फॉर सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता था, पर वो लेंथी होता। क्यों? क्यों? सिग्मा फाइंड करते फिर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो? 8.8 × 10⁻⁻11। डन। हुआ ना पिछला पेज? बाकी था। फास्ट फास्ट फास्ट, स्पीड बढ़ाओ। क्विक क्विक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो। 5.4